हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अब हम बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे आ रहे हैं, विटामिन्स। देखिए, मेन जो बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं वो 3-4 चैप्टर ही होते हैं। और विटामिन्स एक बहुत रिच चैप्टर है जिसमें बहुत सारा मटेरियल है याद करने के लिए, और जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब विटामिन्स तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ऐसा कुछ इसमें नया तो है नहीं। बस अब उनके यूजेस, डेफिशिएंसी से क्या होता है, और कई केसेस में एक्सेस से क्या होता है। एक्सेस नहीं भी पता आपको, टॉक्सिसिटी, तो यूजेस और डेफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। और इसको हम फटाफट से क्लियर कर लेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लिख के इसको आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा इसमें मटेरियल ज़्यादा है। चैप्टर 10, विटामिन क्या होता है। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन बॉडी खुद नहीं बना सकती। ये बॉडी में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और बहुत छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। मोस्टली हम विटामिन अपने फूड से लेते हैं। विटामिन के दो मेन क्लासिफिकेशन होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जैसे कि नाम बता रहा है, जो हमारी बॉडी में फैट में डिसॉल्व होते हैं। और वाटर सॉल्युबल ये होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो ADE के होता है, ADE के करके आप याद कर लीजिए। और वाटर सॉल्युबल बी कम्प्लेक्स, पूरे बी सीरीज जो होती है, और विटामिन सी होता है। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बी कम्प्लेक्स होता है मेनली। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, और थायमिन का काम होता है एनर्जी रिलीज करना, और नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसको हम बेरी बेरी बोलते हैं। ऐसे ही विटामिन B2, इसको हम रिबोफ्लेविन बोलते हैं। ये विजन, स्किन हेल्थ के लिए मेनली इसका यूज़ होता है, इसकी उससे। और डेफिशिएंसी से अगर होगी विटामिन B2 की, तो होठों के जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे क्रैक्स आने लगते हैं हल्के हल्के। विटामिन B3 नियासिन, ये स्किन, डाइजेशन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी डिफिशियंसी से पलेगरा होता है, 3D। विटामिन B6, ये इसको हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, और ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, RBC फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन B6 आपको पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी में मेजरली जो डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट्स को इसकी डोजेज देती है, क्योंकि जो फीटस होता है उसमें RBC फॉर्मेशन प्रॉपरली हो। इसके लिए विटामिन B6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन B9 RBC फॉर्मेशन और प्रेगनेंसी में फीटल ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी B6 और B9 प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विटामिन B12 सबको पता है, कोबालामिन और मिथाइल कोबालामिन, ये RBC और नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 आयरन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी तो आयरन हमारी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमें डिफिशियंसी होगी एनीम और आयरन की, जिसको हम बोलते हैं अनीमिया। और अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे लोगों को एंग्जाइटी जो होती है, उसमें भी B12 बहुत बहुत अच्छा काम करता है। बायोटिन का जो रोल है वो फैट, प्रोटीन, कार्ब मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। ये एग्स और वेजीज में भी मिलता है। और बायोटिन हेयर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हेयर सप्लीमेंट्स बायोटिन के आते हैं। फिर एक और होता है बी सीरीज में लास्ट, पेंटोथेनिक एसिड। ये एनर्जी और हार्मोन सिंथेसिस पे काम करता है। इसका कर्ब साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये तो एक चैंपियन विटामिन है। मतलब इसके तो बेनिफिट्स अगर प्रॉपरली लिखने बैठेंगे तो एक पेज में भी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो ये कोलेजन फॉर्मेशन में काम करता है, हीलिंग में काम करता है, इम्यूनिटी के लिए काम करता है। आपने देखा होगा कोविड में डॉक्टर्स ने बहुत रिकमेंड किया था कि इम्यूनिटी बढ़ानी है अगर, तो विटामिन सी लीजिए। एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर भी होती है। जो पहले सेलर्स जो बहुत टाइम तक सी शोर पर नहीं आते थे, शिप्स में ही रहते थे, तो उनको इनके गम्स में प्रॉब्लम होने लगी, जो कि विटामिन सी से क्योर हो जाती है। इसकी मेन सोर्सेस सारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जो हम घरों में नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज। अब आगे फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का हमारी फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे विटामिन ए विजन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत काम करता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो एक चीज़ हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है कि रात में दिखाई नहीं देगा। जो टर्म होता है, कई बार टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि जो विजन की डेफिनेशन है, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक आप मूवी देखते हैं विदाउट HD और एक देखते हैं फुल HD, वैसा ही फ़र्क आ जाता है कि उसको डिस्टिंग्विश नहीं हो पाता कि अंधेरे में और चीज़ें कहाँ जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसको दिखाई नहीं देगा। अब आ जाते हैं विटामिन डी। विटामिन डी तो चैंपियन विटामिन है, और इसका जो रोल है हमारी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इसका एक मेन
मतलब पहले हमने इसको केवल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए स्टडी किया था, लेकिन जैसे-जैसे रिसर्च आती जा रही है, हमारी बॉडी के जितने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, सब में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इंडिया एक ऐसी जगह है, जहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर किसी में होगी। क्योंकि हमारे यहाँ सूरज की किरणें इतनी तेज़ होती है कि हम उसमें जाके बैठ भी नहीं सकते, जैसे फॉरेनर्स करते हैं, सन बाथिंग कर रहे हैं। और हम लोगों की डाइट में हम विटामिन डी को सप्लीमेंट भी नहीं करते और मेजरली पब्लिक जो है वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना पसंद नहीं करती। तो इंडिया इज में मेजरली लोग अगर विटामिन डी टेस्ट कराएंगे तो वो डेफिशिएंसी निकलेगा। इसकी डेफिशिएंसी से 2 बीमारी होती है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया। विटामिन ई पर आ जाते हैं। विटामिन ई एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है? और ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है, लेकिन अगर इससे आप सप्लीमेंट करेंगे, तो बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देती है। फिर आगे विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होता है और ये एक ऐसा विटामिन है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी से अगर ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। इसके लिए आपने देखा होगा डेंगू टाइम पे या डेंगू पेशेंट्स में विटामिन के को इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं एकदम हाई डोज में कि फटाफट से इसका ब्लड क्लॉट करना चालू हो, ठीक है? अब इस चैप्टर को हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन का मेन रोल क्या है कि हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हमको ये बाहर से या फूड से या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमें डेली चाहिए क्योंकि जितना भी एक्सेस हमारी बॉडी बनाएगी वो सारा यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो इसका एक एडवांटेज तो ये हो गया कि टॉक्सिसिटी कभी नहीं होगी, यानी आपने ओवर अगर विटामिन सी या विटामिन बी ले भी लिया है तो बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये डेली लेना पड़ेगा, तभी इसकी मात्रा पूरी हो पाएगी। फिर ए डी ई के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, इनको ज़्यादा लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। देखिए, ये थ्योरेटिकल टर्म है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन मेजरली इंडिया में लोग विटामिन डिफिशिएंट हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट करेंगे और जो अच्छे मल्टीविटामिन हैं उसमें एक्सेस डोज नहीं होती, वो डेली अलाउंस पर ही बनाते हैं कि जितना आपकी बॉडी को डेली चाहिए उतना ही है। तो टॉक्सिसिटी कम होती है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होनी चाहिए। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है और जो आपकी वुंड हीलिंग है उसमें भी हेल्प करता है। तो विटामिन सी तो चैंपियन विटामिन इसीलिए बोलते हैं। और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका ऑलमोस्ट लाइक अ हार्मोन इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे। तो साइंटिस्ट को कई साइंटिस्ट जो है वो इसको विटामिन के साथ हार्मोन भी बोलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से ये थ्योरेटिकल आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि किड्स में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया होता है। तो कितना वैरायटी का चैप्टर कितना इजी हो गया। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और